नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जो है कला और संस्कृति के आज के क्लास की श्रृंखला में हम लोग मौर्योत्तर कालीन जो है स्थापत्य कला को देखा जाएगा, क्योंकि सैटरडे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन और आंसर राइटिंग पर ही चर्चा कर रहे थे। तो आगे का मुद्दा शनिवार को हम लोग नहीं बढ़ा पाए थे। मौर्य काल तक जैसा कि साथियों आप लोग को पता था, ये हम लोग शुक्रवार को कर चुके थे। तो राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर। बड़ी संख्या में मुझे आप लोग का अभिवादन दिख रहा है। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज की श्रृंखला को शुरुआत किया जाएगा। आज दूसरा हम लोग का पार्ट है स्थापत्य कला पर, और विषय वस्तु क्या है? मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला। मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला, पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर। अब अगर आप लोग को प्राचीन भारत याद आ रहा है, तो प्राचीन भारत में यह समय काल क्या था? प्राचीन भारत में यह समय काल एक पारंपरिक इतिहास लेखन में अंधकार युग के रूप में देखा गया था, डार्क एज के रूप में देखा गया था। डार्क एज के रूप में क्यों देखा गया था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में इतिहास के केवल राजनीतिक पहलू का अध्ययन होता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो बेटा अंकित जो है, वो जो बलुआ पत्थर है वो चुनार में ही पाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर जो है, वो वीडियो जाके फिर से ध्यान से कान खोल के सुनेंगे ना, तो आपको उसमें चुनार और मिर्जापुर में ये चुनार पड़ता है वो सुनाई देगा, क्योंकि आधा आप लोग सुनते हैं और आधा दिमाग जो है दूसरे जगह होता है। तो अंग्रेजों के जमाने में क्या था भाई? अंग्रेजों के जमाने में जो है केवल राजनीतिक इतिहास का अध्ययन होता था। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण और 4 देशी शक्तियां थीं। उस आधार पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय काल था, और उस बिहाफ पर उसे अंधकार युग कहा गया। आजादी के बाद राजनीतिक इतिहास की जगह पे सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया, और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में मौर्योत्तर काल, मैंने कहा ना कि एक स्वर्ण युग के रूप में उभर करके आना शुरू हुआ। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है कैसे सांस्कृतिक इतिहास में ये एक उन्नयन का काल था। हाउ द पोस्ट मौर्यन एरा, इट वॉज समथिंग द कल्मिनेशन ऑफ द cultural history. Today in this session we would like to discuss all the aspect regarding that. अब यहां पर मुद्दा मुख्य रूप से क्या आ जाता है? मंदिर देखिए बेटा, मंदिर सबसे पहली बार जो मंदिर बनेगा वो गुप्त काल में बनेगा। मंदिर वंदिर कुछ है नहीं। स्तूप स्थापत्य आप लोग को
पूरा फिगर बना करके बताया ही जा चुका है। तो इस समय काल में, मौर्योत्तर कालीन समय काल में मूर्ति कला की 3 शैलियां उभरती हैं। मूर्ति निर्माण आप लोग तो देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। पशुपति योगी की मूर्ति है, ध्यान मग्न योगी की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति है। अब मूर्ति कला बहुत लोकप्रियता मौर्योत्तर काल में जो है प्राप्त करता है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है, कैसे मूर्तिकाल की 3 शैलियां, मतलब इतना मूर्तिकला में क्या ऐसा हो गया कि देयर आर द 3 स्कूल ऑफ द स्कल्पचरल आर्ट। तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कनिष्क के समय में हुआ। कनिष्क कुषाण वंशी शासक रहते हैं मौर्योत्तर काल के। और बच्चों, जो ये चतुर्थ संगीति होता है, इसमें बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। और ये विभाजन किस रूप में होता है, ये विभाजन हीनयान और महायान के रूप में होता है। हीनयान और हीनयानी क्या रहते हैं भाई, हीनयानी जो रहते हैं ये स्तूप पूजा को प्राथमिकता देते हैं। हीनयानी जो हैं स्तूप पूजा का समर्थन। और स्तूप पूजा, आपको पता है कि स्तूप पूजा पे तो बाकायदे नोट्स भी हम लोगों ने शनिवार को बनाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साथ ही स्तूप पूजा 483 BC से शुरू हो जाता है। आगे जो है महायान में क्या है भाई, तो महायान, इन्हें बौद्ध और जैन धर्म में आप इनके बारे में देखेंगे, ये परंपरागत माने गए, रूढ़िवादी माने गए। स्तूप पूजा बेटा मैंने पहले बताया था कि प्रतीक पूजा है, मतलब कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी है। आप कैसे अपने भगवान को याद करेंगे, अरे आज भाई है ना, जैसे गणेश जी हैं, भगवान शिव हैं, सबका अपना एक मूर्ति के रूप में आपके मन में एक स्वरूप आता है, मेमोराइज करते हैं। स्तूप पूजा में कोई मूर्ति उर्ति था ही नहीं, प्रतीक है भाई, वही धातु मंजूषा बस रखा जाता था और धुआं की तरह बनता था। अब चूंकि विदेशी भी बौद्ध धर्म मानने लगे हैं, कनिष्क उसका स्वयं उदाहरण है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन होता है। तो महायानी जो रहते हैं ये महात्मा बुद्ध के मूर्ति पूजा को शुरू किए, मूर्ति पूजा को आरंभ किए। और इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार से जो है महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति पूजा रहती है वो शुरू होती है। क्योंकि बच्चों वो दौर किसका था, वो दौर बौद्ध धर्म की अभी भी पराकाष्ठा है। गुप्त काल से आप देखेंगे कि हिंदू धर्म जो है फिर से रिवाइव करेगा, क्योंकि गुप्त शासक स्वयं जो हैं
परम भागवत की उपाधि धारण कर रहे हैं। गरुड़ उनका राजकीय चिन्ह है। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता है, और स्वयं कनिष्क को मैंने कहा कि बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। मिनांडर जो रहता है वो बौद्ध धर्म को मानना शुरू करता है। तो मूर्ति कला की जो रहती है वो पराकाष्ठा होना शुरू होता है, और मूर्ति कला की 3 शैलियां विकसित होती हैं। तो ये 3 शैलियां कौन सी हैं, यही आप लोगों को पढ़ना है। तो ये 3 शैलियां जो हैं, गांधार शैली है, मथुरा शैली है, और अमरावती शैली है। गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। अब ये इसी पे बेटा या तो पृथक रूप से प्रश्न पूछेगा या तो कंबाइंड प्रश्न पूछेगा। 2-3 प्रश्न आप लिख लीजिए फटाफट, जो है 2-3 प्रश्न लिखिए जो है। मौर्योत्तरकालीन मूर्ति स्थापत्य कला के, पहला प्रश्न आप लोग लिख रहे हैं, मौर्योत्तरकालीन मूर्ति स्थापत्य कला के विविध शैलियों पर, मौर्योत्तरकालीन मूर्ति स्थापत्य कला के विविध शैलियों पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए, विविध शैलियों पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए इनके आकर्षक पक्षों पर, या इन कला शैलियों के आकर्षक पक्षों पर प्रकाश डालें। इन कला शैलियों के आकर्षक पक्षों पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है, गांधार मूर्तिकला। अगला बच्चों प्रश्न है, गांधार मूर्तिकला शैली पर प्रकाश डालते हुए, गांधार मूर्तिकला शैली पर प्रकाश डालते हुए इस कला शैली पर पड़े यूनानी रोमन प्रभाव, इस कला शैली पर पड़े यूनानी रोमन प्रभाव को सोदाहरण स्पष्ट करें। यूनानी रोमन प्रभाव को सोदाहरण स्पष्ट करें। एक बच्चों और प्रश्न कीजिए। एक और प्रश्न कीजिए। मौर्योत्तरकालीन दक्षिण भारतीय अमरावती कला शैली, मौर्योत्तरकालीन दक्षिण भारतीय अमरावती कला शैली किस प्रकार उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की अमरावती कला शैली किस प्रकार उत्तर भारत की मूर्ति कला शैली से भिन्न था? किस प्रकार उत्तर भारत की मूर्ति कला शैली से भिन्न था? विश्लेषण करें। विश्लेषण करें। एक बच्चों और प्रश्न है, एक प्रश्न और कर लीजिए, ये अंतिम है।
लिखिए हालांकि, हालांकि, हालांकि गांधार और मथुरा कला शैली, हालांकि गांधार और मथुरा कला शैली कुषाण वंश के शासकों के द्वारा संरक्षित थे। हालांकि गांधार और मथुरा कला शैली कुषाण वंश के शासकों के द्वारा संरक्षित थे, परंतु इन दोनों कला शैलियों के मध्य, परंतु इन दोनों कला शैलियों के मध्य पर्याप्त भिन्नता के बिंदु थे, पर्याप्त भिन्नता के बिंदु थे। इस कथन के प्रकाश में, इस कथन के प्रकाश में एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। इस कथन के प्रकाश में एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। चलिए बच्चों, तो लगभग 4 प्रश्न आप लोगों ने लिखा। इतने बेटा आसानी से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे, इतने आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह कला और संस्कृति का कोई मुद्दा था जो कहीं से भी आपको उलझा सकता है। तो आइए बच्चों, जो कहा जाता है ना कि एक समग्र दृष्टिकोण के साथ इसे समझना, एक चार्ट बनाया जाएगा। उस चार्ट के साथ ही मैं क्या करूंगा, चाहे बेटा कॉम्परेटिव एनालिसिस का प्रश्न हो, जैसे मैंने अमरावती और उत्तर भारत से कंपैरिजन किया, चाहे दूसरा जो गांधार और मथुरा कला शैली में भिन्नता वाला प्रश्न हुआ, चाहे एक यूनिफॉर्म क्वेश्चन हुआ, जैसे कि पहला ही प्रश्न आपने लिखा कि मौर्योत्तर काल के विविध कला शैलियों के आकर्षक पहलू पर चर्चा करें। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। एक ही मतलब होता है, मौसम जो आपने लिखा हुआ है, सोदाहरण और उदाहरण जो है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। बस शाब्दिक जो कहा जाता है ना कि अभिलक्षणिक विशेषता होना, इसका इंग्लिश वर्जन जाएंगी तो सेम है। आइए बच्चों, और यूपीएससी में कुछ इसी प्रकार के लाक्षणिक, चूंकि गूगल ट्रांसलेट होता है, पेपर इंग्लिश में सेट होता है, उसका भाषांतरण होता है, तो इस तरीके के जो लाक्षणिक शब्द हैं, इनसे जो है अभ्यस्त हो जाइए, और अभ्यस्त रहेंगे तो बड़े आसानी से इन सारी चीजों की महत्ता को समझेंगे। यहां पे बच्चों एक पॉइंट दे देते हैं हम लोग, तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण। अगला है गांधार कला शैली, अगला है मथुरा कला शैली, और अगला है अमरावती कला शैली। गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली।
सही है। चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, कैसे उत्तर देना है बड़े आसानी से समझा दूंगा। आइए जो है पहला मुद्दा हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी कला शैली प्रचलित थी। गांधार आपको पता है अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अफगानिस्तान को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत होगा। तो उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र। मथुरा बेटा कहां पे आएगा? उत्तर भारत में आएगा। अमरावती कहां पे आएगा? तो अमरावती जो है दक्षिण भारत में आएगा। सही है। गांधार उत्तर पश्चिम भारत, मथुरा जो है उत्तर भारत और अमरावती जो है दक्षिण भारत में। इन क्षेत्र में ये तीनों कला शैली प्रचलित थी। अगला मुद्दा देखते हैं, इन कला शैलियों को संरक्षण किसने दिया था? इन कला शैलियों को संरक्षण किसने दिया था? तो गांधार कला शैली को कुषाण वंश, मथुरा कला शैली को भी कुषाण वंश, अमरावती कला शैली को सातवाहन है, इक्ष्वाकु हैं और वाकाटक हैं। दक्षिण भारत में बेटा ये दक्कन क्षेत्र में था। पूरा दक्षिण भारत नहीं था, दक्कन भारत जो दक्कन प्लेटू है ना, मींस की महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अपर पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये क्या है भाई? उत्तर भारत की दोनों जो है कुषाण वंश ने संरक्षण दिया, इनको सातवाहन, फिर वही सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु आते हैं। गुप्त काल में वाकाटक वंश आप लोग को याद होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शकों को घेरने की नीति के तहत क्या रहता है, वाकाटक वंश में विवाह किए रहते हैं। आइए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं? मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात है कि किस धर्म की मूर्तियां किस कला शैली में बनी। तो अगला हेडिंग जो है वो धार्मिक मूर्तियां दे दिया जाए। धार्मिक मूर्तियां। तो मुख्यतः बौद्ध धर्म की मूर्तियां, मुख्यतः बौद्ध धर्म की मूर्तियां। मथुरा में बौद्ध है, जैन है और हिंदू धर्म की मूर्तियां। गांधार में बेसिकली द बौद्ध religion related sculptures they were made. In the Mathura this is the Bodh, Jain and the idolatry associated to Hindu religion they were preferred. यहां पे क्या है भाई, सातवाहन में जो है धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों के साथ
बौद्ध मूर्तियां, मतलब महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति बनी और धर्मनिरपेक्ष मतलब जो राजा हैं उन राजाओं की भी मूर्तियां। भाई आपकी मूर्ति बने, मेरी मूर्ति बने, तो ये कोई धर्म से रिलेटेड तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा देखते हैं कि जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं, विभिन्न सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, इसमें निर्माण सामग्री क्या है। ठीक है, अगला मुद्दा है कि किस चीज की ये मूर्तियां बनी हैं, निर्माण सामग्री क्या है। तो गांधार कला शैली में नीले धूसर पत्थर का प्रयोग हुआ है। द ब्लूइश ग्रे स्टोन वेयर यूज्ड इन द गांधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मथुरा में कौन सा पत्थर प्रयोग हुआ है भाई? तो मथुरा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अमरावती कला शैली में किसका प्रयोग हुआ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सफेद संगमरमर का। क्योंकि बेटा प्राचीन काल में जो मंदिर बने वो पत्थरों के बने हुए थे। कई सारी जो गाइड बुक आप लोग पढ़ते हैं ना, गाइड बुक मतलब किसी इतिहासकार के द्वारा न लिखा गया, कई सारे गाइड बुक में आप देखेंगे कि सफेद संगमरमर इस्लामिक शासकों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ऐसा नहीं बेटा, इस्लामिक शासकों से कई सौ साल पहले जो है अमरावती कला शैली में जो है सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। द फर्स्ट टाइम व्हाइट मार्बल इट वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न टाइम सिनेरियो अंडर द सातवाहना रूलर। ये कान खोल के सफेद संगमरमर मध्यकाल में नहीं, इसी समय काल में प्रयोग हो गया था। अगला बच्चों देखते हैं कि जो ये विभिन्न सारी मूर्तियां बन रही हैं, इसमें कोई बाहरी प्रभाव है क्या? बाह्य प्रभाव, विदेशी प्रभाव है क्या? तो अगला हेडिंग दे देते हैं बाह्य प्रभाव। गांधार कला शैली पर यूनानी और रोमन प्रभाव था। चूंकि गांधार क्षेत्र में है, इंडो ग्रीक शासकों ने भी इन्हें संरक्षण दिया हुआ था। बाद में कुषाणों के जमाने में भी रहा। और ये क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में सेलुकस, निकेटर और उसके वंशज रहते हैं। सिकंदर जब गया था भाई तो अपने वंशजों को छोड़ के गया हुआ था। तो ये क्या रहता है? ग्रीक इंपैक्ट दिखता है, ग्रीको रोमन इंपैक्ट दिखता है। ये जो मथुरा कला शैली रहती है इस पे कोई बाह्य प्रभाव नहीं है। ये क्या है? देशीय कला शैली रहता है, देशीय कला शैली रहता है। ये भी जो है अमरावती कला शैली, ये भी देशीय कला शैली रहता है। तो गांधार कला शैली यूनानी रोमन बाह्य प्रभाव है और ये दोनों जो हैं अपनी देश की ही कला शैली रहता है। आते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। अब जो है इसकी हम लोग क्या देखते हैं, विशेषताएं क्या थी।
विशेषताएं क्या थी। तो सबकी अपनी जो है 4-5 विशेषताएं हैं, वो मैं अभी लिखवा देता हूं। अब बेटा हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या था, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के मध्य अंतर बताना था। अगला जो प्रश्न था, उत्तर भारतीय मूर्तिकला शैली और दक्षिण भारतीय मूर्तिकला शैली में अंतर बताना था। और एक प्रश्न था कि संपूर्ण रूप से मौर्योत्तर काल की जो मूर्तिकला शैली है, इस पे चर्चा करना था। इसे बेटा गागर में सागर कहते हैं। अब जाकर के एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ना, उसी में खिचड़ी बना है। जैसे मैं एक चार्ट बना के दे दिया तो सब कुछ एकदम से रेसिपी की तरह मिल गया। एनसीईआरटी में जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा, आप इतना ज्यादा उसको जो है अपने से बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। अब बेटा अगर मान लीजिए इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो आप कैसे कहेंगे। आप शुरुआत ही करेंगे भाई अंतर का। गांधार मथुरा कला शैली, गांधार मूर्तिकला जो शैली है ये उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित था, जबकि मथुरा कला शैली जो है ये उत्तर भारत में मथुरा और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रचलित था। अगला अंतर देंगे कि गांधार कला शैली में मुख्यतः बौद्ध धर्म की ही मूर्तियों को प्राथमिकता दिया गया, जबकि मथुरा कला शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियों को प्राथमिकता दिया गया। अगला बताएंगे गांधार मूर्तिकला शैलियों का सबसे प्रमुख आकर्षक पहलू था कि इन मूर्तियों का निर्माण नीले धूसर पत्थरों से किया गया, जबकि मथुरा कला शैली के मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। फिर ऐसे ऐसे तो ये क्या है, ये दोनों में अभी विशेषताएं बचा हुआ है, अभी पूरी विशेषताएं बचा हुआ है। तो ये पूरा एक क्रिस्टल क्लियर आपको डिफरेंस मिल गया। अगला प्रश्न है बेटा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कला शैली में क्या अंतर है। तो सेम वही चीज है, सेम ऐसे ही बताते जाइए कि एक को कुषाण वंश ने संरक्षण दिया, दूसरे को जो है सातवाहन, इक्ष्वाकु और वकाटकों ने संरक्षण दिया। मथुरा कला शैली उत्तर भारत में है, अमरावती कला शैली दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में है। अगला जो है लाल बलुआ पत्थर तो सफेद संगमरमर। तो अब क्या है, ये कम से कम 5 तो आपको एकदम स्पष्ट अंतर दिख रहे हैं। इसके बाद 4-4, 5-5 पॉइंट विशेषता वाला है। विशेषता वाला अंतर अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। खेल खत्म बेटा। किसी चीज को जितना कठिन बनाइए वो और ज्यादा कठिन होता जाता है, किसी चीज को जितना आसानी से आपके सामने रख दिया जाए वो उतना ही आसान हो जाता है। आईएएस को रोज कहा जाए ये हवा है, बहुत बड़ा है, महामानव निकालते हैं। बेटा वो एनसीईआरटी भी आपको हवा ही लगेगा कि अरे बाप रे बाप। बेटा रोज आईएएस को कहा जाए कि आप ही हो जो इस सेवा को निकालोगे, आप ही जैसे लड़के इस एग्जाम को निकालते हैं, आपको वो कॉलेज वाला सिलेबस ही दिखेगा कि अच्छा ठीक है, आसान तो लग रहा है, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस पढ़ना है। अब बेटा बताइए कि जितने मुद्दे हम लोग बताएं, स्टूडियो में क्या है, चिड़िया है, चिड़िया स्टूडियो में चिड़िया नहीं है बेटा, मेरे मोबाइल में चिड़िया है। मैसेज आता है तो मैंने चिड़िया का, कोयल का धुन लगाया हुआ है, वो चू चू कू कुछ ऐसे करके बोलता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए बेटा कि ये वाला 5 पहलू जो मैं बताया 1 2 3 4 5 ये क्लियर हुआ कि नहीं। पिछले क्लास में उत्तर लेखन कला पे हम लोगों ने बात किया था और उत्तर लेखन कला में उत्तर संरचना पे बात किया था।
उत्तर संरचना का मतलब है कि समग्र दृष्टिकोण है कि नहीं, समग्र दृष्टिकोण है कि नहीं। आप मान लीजिए कि 8 पॉइंट बस विशेषता वाला लिख देते हैं, नंबर नहीं मिलेगा। आपको लगेगा ना कि बीए की तरफ पन्ना भर के आए हैं, जैसे बीए में नंबर मिला है, नंबर तो देगा ही नहीं बेटा, नंबर आसानी से नहीं मिलता है। नंबर आपका, मैं कह रहा हूं ना कि ये बीएमआई की परीक्षा नहीं है ये। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है उत्तर संरचना इसी को कहते हैं, और इसी को बेटा गागर में सागर कहते हैं कि 250 शब्द में कैसे उत्तर लिखें। तो ये सब कला है। चलिए जो है, आइए जो है अब इसको क्या कीजिए, हेडिंग दीजिए गांधार कला शैली की विशेषताएं। हेडिंग दे दीजिए गांधार कला शैली की विशेषताएं। इसमें एक और जोड़ा जा सकता था, पतन वाला जोड़ा जा सकता था। कहीं पे बेटा ना पतन कर लीजिए, तो विशेषताएं से पहले ना एक इसमें और जोड़ लीजिए, पतन कर लीजिए। इनका डिक्लाइन कब हुआ था, इन मूर्तिकला शैलियों का डिक्लाइन कब हुआ था। गांधार का जो है 4वीं शताब्दी में, मथुरा का 5वीं 6वीं शताब्दी में, अमरावती कला शैली का कभी पतन नहीं हुआ, और आगे चलकर यह कला शैली, आगे चलकर यह कला शैली पल्लव और चोल मूर्तिकला शैली में, पल्लव और चोल मूर्तिकला शैली में समाहित हो गया। इस कला शैली का बेटा पतन नहीं हुआ, या आगे चल करके पल्लव और जो चोल मूर्तियां हैं उसी में विलीन हो गया। चलिए बच्चों, अब लिखिए, हेडिंग दे दीजिए गांधार मूर्तिकला शैली की विशेषताएं। उसके बाद हेडिंग दे दीजिए गांधार कला शैली पर रोमन प्रभाव। गांधार कला शैली पर रोमन प्रभाव। अभी एक प्रश्न लिखवाया था ना गांधार कला शैली पे हिंद रोमन प्रभाव, ये पूछा भी गया है आप लोगों के एग्जाम में। इन जो ग्रीको रोमन इंपैक्ट है, ये आपके मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। रोमन प्रभाव, उसमें 3-4 पॉइंट है, लिखिए लिखिए गांधार कला शैली में, गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्तियां मानव शरीर के रूप में, गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्तियां मानव शरीर के रूप में यथार्थवादी स्वरूप में, बुद्ध मूर्तियां मानव शरीर के रूप में यथार्थवादी तरीके से बनाई गई हैं। मतलब जैसा मानव शरीर होता है वैसे भगवान बुद्ध को बनाया गया है, मानव शरीर के रूप में यथार्थवादी तरीके से बनाया गया है। यह इस मूर्तिकला शैली पर
यह इस मूर्तिकला शैली पर रोमन प्रभाव को दर्शाता है। यह इस मूर्तिकला शैली पर रोमन प्रभाव को दिखाता है। रोमन प्रभाव में मूर्तियां रियलिस्टिक बनाई, यथार्थवादी का मतलब रियलिस्टिक है। दिस इज द रोमन इंपैक्ट। अगला कीजिए, शारीरिक संरचना के बनावट में, अगला बच्चों शारीरिक संरचना के बनावट में बुद्ध की मूर्तियों को आध्यात्मिकता का स्वरूप न देकर, शारीरिक संरचना के बनावट में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को आध्यात्मिकता का स्वरूप या पुट, आध्यात्मिकता का स्वरूप न देकर उनके शरीर को मांसल मतलब मस्कुलर बॉडी उसे कहते हैं, उनके शरीर को मांसल तो हिष्ट पुष्ट होता है ना, खाए पिए जैसे लगे, उनके शरीर को मांसल रूप में, ब्रैकेट में मस्कुलर कर लीजिए, मांसल रूप में बनाया गया है या मांसलता के साथ उभारा गया है। अगला बच्चों, महात्मा बुद्ध को रोमन शैली की तरह, महात्मा बुद्ध को रोमन शैली की तरह ढीले ढाले मतलब कि कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं, ढीले ढाले टोगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोगा वस्त्र सज्जा, इसे गूगल आप कर सकते हैं, टोगा वस्त्र सज्जा, टोगा वस्त्र सज्जा में, यहां पे लिखा हुआ है बेटा टोगा वस्त्र सज्जा में, जिसमें पूरे शरीर के वस्त्र को दाहिने हाथ से अलग किया जाता था, दाहिने हाथ से अलग किया जाता था। इस रूप में दर्शाया गया है, इस रूप में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट, टोगा वस्त्र का मतलब बेटा होता है ना, आप अफगानी लोगों को देखेंगे या कुछ, ये कभी ना कोई सूफियाना संगीत जैसे बड़ा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, एकदम ढीले ढाले वस्त्र को वो करना, और हाथ में कभी किसी अगर रोमन मूर्ति को देखे होंगे तो हाथ में फिर वो ऐसे करके, जैसे महिलाएं अपने साड़ी इस पे रखती ना, इस कंधे पे रखती हैं, तो वो वस्त्र आता है, फिर उसके बाद ये हाथ में ऐसे करके वो पूरे शरीर से अलग हो जाता है। गूगल करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों लिखना है बीएचयू से। भाई बहुत अच्छी बात है धीरेन्द्र, बीएचयू से कौन सा कोर्स कर रहे हैं, मतलब पास आउट हो चुके हैं या अभी अपियरिंग में हैं? बीएचयू बेटा भारत की एक बड़ी ही, मैं बीएचयू से ही हूं, भारत की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में से आप एक बार मौका मिले तो आप लोग जाइएगा, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना अपने आप में गर्व की बात हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हैं, चाहे वो जेएनयू हो चाहे डीयू हो। चलिए अगला बेटा लिखिए, महात्मा बुद्ध के बालों को, महात्मा बुद्ध के बालों को लहरदार
घुंघराले रूप में संवारा गया है। महात्मा बुद्ध के बालों को लहरदार घुंघराले रूप में संवारा गया है। चलिए बच्चों, तो ये क्या है? ये जो है रोमन प्रभाव है। सचिन तेंदुलकर को आप लोग बचपन में किसी के बाल को कर्ली हेयर देखें? कर्ली हेयर मतलब घुघराले बाल होते हैं। कोई अगर वर्तमान में कोई ऐसा सेलिब्रिटी है ना, मुझे को लग नहीं रहा है कोई घुघराला बाल रखता है। कर्ली हेयर मतलब समझे ना, घुघराले बाल। या बहुत पहले युवराज सिंह भी कर्ली हेयर रखते थे। घुघराला बाल उसे कहते हैं। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए, गांधार कला शैली पर, गांधार कला शैली पर यूनानी प्रभाव। यूनानी प्रभाव, ठीक है, लिखिए। महात्मा बुद्ध को, यूनानी प्रभाव में महात्मा बुद्ध को लासित मलिंगा का भी सही पकड़े हैं। एक दौर में लासित मलिंगा भी रखते थे। या चलिए समझ गए, मतलब जो दो तीन उदाहरण आप लोग दिए हैं इसका मतलब है कि आप लोग समझ गए हैं। कर्ली हेयर का मतलब बचपन में बच्चों के भी बाल जब तक मुंडन नहीं होता है भाई ना, मान लीजिए 3 साल पे किसी बच्चे का मुंडन हो रहा है, बच्चों के भी बाल घुंघराले हो जाते हैं। अंकित बेटा ना, आपसे बेटा विनम्र निवेदन है कि आप एनसीईआरटी में भी कोई आपको ना शब्द क्या होता है वो बहुत नहीं बताएगा। आपने यहां पे बेटा एनसीईआरटी बैच चलता है, 2-3 हज़ार रुपए हमको लग रहा है कि दाम उसका प्राइस होना चाहिए। अभी मैंने वहां पर प्राचीन मध्यकालीन भारत वहां भी खत्म किया है। आध्यात्मिकता क्या होता है, दर्शन क्या होता है, ये सब बेटा ना त्रस्त मत किया कीजिए, समझ रहे हैं ना। लगे कि मैं आईएएस का बैच पढ़ा रहा हूं, ऐसा ना लगे ना कि आईएएस की आत्महत्या कर मतलब वो कर रहा हूं। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है ये भी नहीं, उसका स्वरूप कैसा होता है। ठीक है ना। मैं बेटा यहां पे पढ़ाने आता हूं, मैं ब्लड प्रेशर का ना, बीपी का मरीज बनने नहीं आता हूं। कुछ प्रश्नों को देख करके ना दिमाग ही खराब हो जाए। अच्छा, शायद हमारे यहां पे कोई फ्री में भी बैच चलता है। नहीं, फ्री वाला भी मतलब क्या कहा जाए बेटा ना, आध्यात्मिकता क्या, इतनी छोटी छोटी चीजें अगर नहीं पता है, घर से बेटा ये जो देख रहे हैं ना, ये जो यहां पे टैग लगा हुआ है, ये लोगो, इसकी मर्यादा को रहने दीजिए ना, कि आईएएस का बैच पढ़ा रहा हूं वो मर्यादा बना रहे। अब मैं क्या बताऊं बेटा कि आध्यात्मिकता का स्वरूप, अब मैं या तो आध्यात्मिक बन करके दिखाऊं आपको। और एक बार नहीं, ये परेशान करने वाली आत्माएं जो है ना, वो कई बार वो मैसेज डालती हैं कि आप देखते रहिए, देख देख करके एक आध बार होता है इग्नोर कर देते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब बेटा कोई भी आध्यात्म, साधु संत जो होते हैं आध्यात्म, तो आध्यात्मिकता का मतलब है कि डाउट मैं कहता हूं ना आईएएस की क्लास में, तो ऐसा डाउट पूछिए जिसमें यह लगे ना कि ये आईएएस के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। डाउट ऐसा मत पूछिए ना कि जैसे लगे कि, वही मैं कहता हूं ना कि मैं बेटा जीवन में 10 साल से बेटा इस फील्ड में मैं पीसीएस भी ना एक ही बार पढ़ाया हूं। आईएएस के भी डाउट का अपना एक लेवल होता है। मैं तो फिर से कह रहा हूं, डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। और ज्यादा बकवास करेंगे बेटा ना तो ब्लॉक करवाने में भी समय नहीं लगता है। अब इसका आप खुद बताइए ना, आध्यात्मिकता मतलब ये आईएएस का स्टैंडर्ड है बच्चों का।
कुछ ऐसा प्रश्न पूछे आपने जैसे लगे कि हाँ आईएएस का बैच लिया जा रहा है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में अगर सर खाना हो ना तो शायद मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है। आप मेंटोर जो हम लोगों के हैं ना, जाके उनसे पूछिए आध्यात्मिकता क्या होता है, दर्शन क्या होता है। मैं तो फिर से कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछिए, लेकिन लगना चाहिए ना कि वो आईएएस के लेवल का डाउट है। अगला बच्चों, चलिए यूनानी प्रभाव लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए महात्मा बुद्ध को कुछ मूर्तियों में मूछों और पगड़ी के साथ, हमको लगता है जानबूझ करने, सही करें ये जानबूझ करके ना, थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। कुछ ऐसा तो नहीं है ना, कुछ इनसे ऐसा पूछिए कि थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये जानबूझ करके ऐसे परेशान करने वाले होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियों में मूछ मतलब समझ रहे हैं ना, मूछ तो समझ ही रहे होंगे, मूछ और पगड़ी के साथ दिखाया गया, मूछ और पगड़ी के साथ दिखाया गया है, जो यूनानी प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण है, जो यूनानी प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण है। ओशो कर लीजिएगा, गूगल पे ओशो कर लीजिएगा, ओशो का जैसा चेहरा दिखेगा आप मान लीजिएगा आध्यात्मिक उसी को कहते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को मूछों और पगड़ी के साथ दिखाया गया है, जो यूनानी प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण है। अगला है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, महात्मा बुद्ध की गोलाकार आंखें, महात्मा बुद्ध की गोलाकार आंखें यूनानी प्रभाव को स्पष्ट करती हैं, गोलाकार आंखें यूनानी प्रभाव को स्पष्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आंखें जैसे, आंख तो भाई क्या होता है, आंख की आकृति कुछ ऐसी होती है, इसमें आंख को गोलाकार ऐसे दिखाया गया, राउंड शेप में, ठीक है। अगला लिखिए, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में भाव शून्यता, भाव शून्यता मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं है, भाव शून्यता एवं यांत्रिक जड़ता, एवं यांत्रिक जड़ता यूनानी प्रभाव का उदाहरण है, यूनानी प्रभाव का उदाहरण है। अब बेटा कुछ चेहरा देखेंगे, कुछ चेहरा नीरस होता है, नीरस मतलब लगता है कि इनके जीवन में कोई रंग ही नहीं है। चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, कहा जाता है भाई किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल जो होता है, वो आभा मंडल ही उसकी जिंदगी को बयां कर देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुने होंगे, देश के प्रधानमंत्री थे, या तो उन पे एक पिक्चर भी बन रही है। तो यहां पे क्या है, यहां पर जो है अंकित बेटा जो है, मैं सब चीज समझ रहा हूं कि आपके पिताजी अगर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बेटा शिक्षा सबका अधिकार है, ठीक है। मैं कहीं से भी वो नहीं कर रहा हूं, हतोत्साहित नहीं आपको कर रहा हूं। बस मुद्दे की बात यह है ना, और बहुतेरे ऐसे बच्चे हैं जो जीवन के संघर्ष को कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है ना कि छोटी छोटी चीजें जो स्कूल लेवल पे होती है ना, स्कूल लेवल की चीजें अगर नहीं क्लियर हैं, और प्लस इतिहास का बैच है बेटा, तो इतिहास ही पढ़ाया जाएगा ना। यहाँ पे ग्रामर और
शब्द रचना तो बताया नहीं जाएगा। मैं कहीं से आपको बेटा डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कहीं से हतोत्साहित भी नहीं कर रहा हूं, बस कुछ चीजों की मर्यादा जो है वो आईएएस के लेवल पे नहीं आती। आध्यात्मिकता मतलब क्या होता है, ये इतना सिंपल सी चीज है। या अभी मैंने आपसे कह भी दिया कि आप ओशो गूगल कीजिएगा, ओशो करने के बाद जो चेहरा दिखेगा आप समझ लीजिए कि वही है। चलिए जो है, तो भाव शून्यता क्या कहते हैं, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अभी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात कर रहा था, तो वाजपेयी जी के चेहरे पे आप हमेशा देखेंगे एक मंद मुस्कान रहती थी। तो वही, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो वो कोई भाव नहीं आता है कि ये भगवान है या क्या है, तो दे आर द एक्सप्रेशनलेस। अगला लिखिए, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों पर बनाए गए वस्त्र, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में बनाए गए वस्त्र पारदर्शी हैं, बनाए गए वस्त्र पारदर्शी हैं, जिससे आंतरिक शरीर की बनावट, जिससे आंतरिक शरीर की बनावट अस्पष्टतः परिलक्षित होता है, अस्पष्टतः परिलक्षित होता है। यह भी यूनानी प्रभाव है, यह भी यूनानी प्रभाव है। अब जो मूर्ति के ऊपर कपड़ा दिखाया गया है, वो कपड़ा इतने बारीकी से बनाया गया कि वो ट्रांसपेरेंट है, उनकी पूरी बॉडी मतलब चेस्ट है और ये सारी चीजें। तो द ड्रैपरी, वस्त्र को ड्रैपरी, द ड्रैपरी दे आर फॉर्म इन ट्रांसपेरेंट वे, पारदर्शी हैं, इससे उनके जो अंग प्रत्यंग हैं वो स्पष्टतः क्या है, अस्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए, शारीरिक सुंदरता पर, शारीरिक सुंदरता पर इस कला शैली में अत्यधिक महत्व दिया गया है, शारीरिक सुंदरता पर इस कला शैली में अत्यधिक महत्व दिया गया है, तथा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को, तथा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है, तथा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। चलिए बेटा, अब हेडिंग दे दीजिए, मथुरा कला शैली की विशेषताएं, मथुरा कला शैली की विशेषताएं। आप बेटा अंकित जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बेटा कहीं से डिमोरलाइज नहीं होना है। आप गरीब परिवार से हैं, आपके पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, ये बेटा कहीं से भी ना, वो अगर मैं कमेंट उतना ज्यादा 1 by 1 नहीं देख पाता हूं, किसी बच्चे ने कुछ अगर नकारात्मक बोला है तो आप उनकी मानसिकता को समझ जाइए कि शायद वो आपके स्तर के नहीं हैं। गरीबी बेटा कोई अपराध नहीं है, गरीब परिवार में पैदा होना बेटा कोई अपराध नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बेटा ना, विश्वास मानिए अगर मैं उन चीजों को व्याख्या करूं, पहले से हम लोग को डिसाइड होता है कि इतने लेक्चर में सिलेबस खत्म कर, या शायद आप लोग को भी बता दिया गया रहता है कि कितना लेक्चर होना है। तो बेटा आप छिछली मानसिकता के जो लोग हैं उनसे आप मत कीजिए, तुलना मत कीजिए किसने क्या कहा। अगला एक मैं आप लोग को वो बता रहा हूं कि जैसे जो भी टॉपिक होना है आप एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए। हर चीज पे ना आपको टीचर को बैसाखी बनाने की जरूरत नहीं है, हर चीज में टीचर को बैसाखी बनाने की जरूरत नहीं है।
आप गूगल भी कुछ चीजों को कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने टोगा वस्त्र कहा, उसे गूगल कर सकते हैं। आध्यात्मिकता अगर आप डालेंगे, वहीं पे बगल में इमेज पिक का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे दिख जाएगा। और कहने का अर्थ है बेटा ने कि जीवन में धूप छांव जो है ये चलता रहता है, वो कहीं से कोई मुद्दा नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी अन्यथा कहा है, आप उसको अपने ऊपर मत लीजिए। आप मान लीजिए कि वो छिछली मानसिकता के बच्चे रहे होंगे, अगर कुछ गलत बोला होगा, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया होगा। गरीबी में ही बेटा जो है कोयला तप करके हीरा बनता है। जीवन के संघर्ष ही आप लोगों को आगे लेकर के जाते हैं। थोड़ा बहुत गूगल उगल भी आप लोग करते रहिए। आगे आइए भाई, हेडिंग दीजिए मथुरा कला शैली की विशेषताएं लिखिए। मथुरा कला शैली की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखिए, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को सामान्यतः, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को सामान्यतः पद्मासन एवं ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। पद्मासन एवं ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। पद्मासन होता है बेटा ना, पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, योगा वोगा अगर करते होंगे तो पद्मासन मुद्रा उसे कहते हैं। ध्यान मुद्रा होता है अर्ध हाफ ओपन आई होता है, जैसे योगा करते हो तो आंखें अर्ध खुली रहती हैं, वो क्या है, वो ध्यान मुद्रा है। पद्मासन और ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है शारीरिक सुंदरता को, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, शारीरिक सुंदरता और मांसलता की जगह, शारीरिक सुंदरता और मांसलता की जगह मूर्तियों में अत्यधिक आध्यात्मिकता, शारीरिक सुंदरता और मांसलता की जगह मूर्तियों में अत्यधिक आध्यात्मिकता और शांत चित्त अभय मुद्रा को प्राथमिकता दिया गया है। शांत चित्त अभय मुद्रा को प्राथमिकता दिया गया है। ये बेटा टाइप करने वाला आ ही नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता जो है। चलिए मैं देखता हूं, टेक्निकल टीम से बोलता हूं। अगला अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा जो है, जो इस एनसीईआरटी को जाएंगे ना तो उस पर पूरा एक पिक बना करके वो दिखाया गया। मांसलता मतलब मस्कुलर होता है। अगला लिखिए, चेहरे पर विभिन्न भावाभिव्यक्ति, चेहरे पर विभिन्न भावाभिव्यक्ति को कलात्मक रूप से उभारा जाना, इस कला शैली का मुख्य आकर्षक पक्ष है। चेहरे पर विभिन्न भावाभिव्यक्ति को उभारा जाना इस कला शैली का मुख्य आकर्षक पक्ष है। अब जैसे होता है ना कि कभी देख करके ही लगता है कि कोई गुस्सा में है, भले बोले या ना बोले, देख करके लगेगा गुस्सा में है।
कभी किसी को देख करके ही लगेगा कि अहंकार के भाव में है, कभी चेहरे को ही देख के लगेगा आज तो बड़ा खुश दिख रहा है, तो इसे चेहरे के भाव कहते हैं। These all are the various emotions, these all are the various expression of a particular being। क्योंकि मथुरा कला शैली भाई अपने देश की कला शैली है, देसी कला शैली है, तो इस पे चेहरे के विभिन्न भाव को स्पष्टतः देखा जा सकता है। ये इसका बड़ा ही मार्मिक पहलू है। अगला बच्चों लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, बुद्ध मूर्तियों के अलावा, बुद्ध मूर्तियों के अलावा मथुरा कला शैली में, बुद्ध मूर्तियों के अलावा मथुरा कला शैली में भगवान शिव की चतुर्भुज, मथुरा कला शैली में भगवान शिव का चतुर्भुज, तो 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज, अर्धनारीश्वर, चतुर्भुज अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, अर्धनारीश्वर एवं उमा माहेश्वर की, एवं उमा माहेश्वर, उमा इनकी पत्नी को कहा जाता है, उमा माहेश्वर की मूर्ति प्रमुख है। चतुर्भुज अर्धनारीश्वर एवं उमा माहेश्वर की मूर्ति प्रमुख है। अंतिम पॉइंट लिखिए, मथुरा कला शैली के मूर्तियों में, मथुरा कला शैली के मूर्तियों में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति प्रमुखता से बनाई गई हैं। यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति प्रमुखता से बनाई गई हैं। अगला हेडिंग दे दीजिए, अमरावती कला शैली की मुख्य विशेषताएं। अमरावती कला शैली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अमरावती कला में, अमरावती कला में नारीवादी दृश्यों को, अमरावती कला में नारीवादी दृश्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। नारीवादी दृश्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अगला लिखिए, अमरावती कला शैली एक कथावाचक, अमरावती कला शैली एक कथावाचक शैली है, कथावाचक शैली है, इसे नरेटिव आर्ट कहते हैं। कथावाचक शैली है जिसमें महात्मा बुद्ध के, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को विभिन्न विभिन्न दृश्यों के माध्यम से, विभिन्न दृश्यों के माध्यम से अत्यंत सजगता के साथ, विभिन्न दृश्यों के माध्यम से अत्यंत सजगता के साथ दर्शाया गया है, सजगता के साथ उभारा गया है। लिख लीजिए बेटा, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, और जो जो शब्द परेशान किया है सब देख लीजिए। अभी सब एक एक करके बता के फिर आगे बढ़ूंगा। अगला पॉइंट कीजिए बच्चों, नारी मूर्तियों में, नारी मूर्तियों में इस कला शैली में, इस कला शैली में
नृत्य डांसिंग जिसे कहते हैं, नृत्य रत रूप, नृत्य रत रूप तथा त्रिभंग मुद्रा को दर्शाया गया है, तथा त्रिभंग मुद्रा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, इन मूर्तिकला शैलियों में, इन मूर्तिकला, इन नहीं इस कली, इस मूर्तिकला शैली में प्राकृतिक दृश्यों का रूपांकन, प्राकृतिक दृश्यों का रूपांकन मर्मस्पर्शी है, मर्मस्पर्शी है। जो टाइप करने वाला कहां पे है? चलिए बच्चों, तो कौन कौन से पॉइंट पे आप लोग को कंफ्यूजन है मैं अभी उसे शो कर देता हूं। पहला तो यक्ष और यक्षिणी है ना, ये बेटा देखिए यक्ष और यक्षिणी का है, दिस वन इज द, ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, आप क्लियर हो रहा होगा। यक्ष और यक्षिणी जो हैं वो लोक देवता के रूप में होते थे, जैसे हर गांव में होते ना, डीह बाबा हैं, आज वर्तमान में बरम बाबा, डीह बाबा और न जाने कौन कौन से बाबा होते हैं, भगवती माई। तो यक्ष एंड यक्षिणी फिगरिन्स, यक्ष और यक्षिणी लोक देवता हैं। लोक देवता में इनको जो है तीनों धर्मों से मान्यता प्राप्त था। तीनों धर्मों मीन्स के बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, तीनों में इन्हें मान्यता प्राप्त है। अगला बेटा आते हैं हम लोग गांधार, जो स्कल्पचर है उसे दिखा देते हैं काक। अब गांधार में देखिए महात्मा बुद्ध की मूछें हैं, इसमें भी देखिए मूछ दिख रहा है, ये वाला देखिए क्लियर होगा, इसमें देखिए महात्मा बुद्ध की मूछ है, इनकी मूछ दिख रही है कि नहीं? भगवान का अपना एक वो होता है भाई ना, यक्ष मेल है बेटा, यक्षिणी जो है फीमेल है। अब एक जो है यक्षिणी दिख गई, वो फीमेल बॉडी आपको दिखा ही होगा। अगला ये मूछ दिख रहा है कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मतलब ये कहीं से आपको भगवान दिख रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई आदमी है। मैंने लिखवाया है ना कि मानवीय स्वरूप में यथार्थता, यथार्थता मतलब प्रैक्टिकल, लग रहा है किसी आदमी की मूर्ति है। इसी को यथार्थवादी, मतलब ये रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक मतलब इसमें कहीं भगवान नहीं दिख रहे होंगे, वो भाव नहीं आ रहा होगा कि भगवान है। अगला बेटा, इसे आप कह सकते हैं ना कि ऐसे है तो ये गांधार वाला है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कई लोग हैं, तो ये कोई एक दृश्य हो गया। जैसे जातक कथाएं होती ना, तो ये नरेटिव आर्ट है, कथावाचक। जैसे अमरावती में आपने लिखा ना कथावाचक, मतलब कोई कहानी को, उनके पूर्व जन्म की किसी कहानी को अगर दिखाया जाएगा, तो कुछ ऐसे ही ग्रुप में मूर्तियां, एक मतलब फ्रेम में कई सारी मूर्तियां दिखेंगे। अगला बेटा ये कर्ली हेयर वाला देखिए, ये है, ये घुंघराले बाल आपको दिख रहे होंगे। महात्मा बुद्ध के जो है ये घुंघराले बाल, कर्ली हेयर आपको दिख रहे होंगे, घुंघराला बाल है।
मस्कुलर लग रहा है खाए पिए घर के हैं। महात्मा बुद्ध कोई महात्मा नहीं दिख रहे होंगे, मस्कुलर जो है खाए पिए घर के दिख रहे होंगे। ये सब बेटा विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट मतलब जिसे आंखों से देखा जाता है। अगर बनारसी कभी आप लोग का जाना हुआ बेटा तो वहां पे सारनाथ म्यूजियम है, मात्र 5 रुपए टिकट है। आप जाएंगे तो ये सारी मूर्तियां वहां पे रखी हुई हैं, देख सकते हैं। अब जो है मथुरा वाले में आ जाते हैं, एक आध दो मथुरा का दिखा देते हैं। मथुरा जो है, अब यहां पे देखिए ये अभय मुद्रा है। ये जो महात्मा बुद्ध ऐसे हाथ किए हुए हैं आशीर्वाद देने की मुद्रा में, अभय मुद्रा है। अगला जो है चेहरों पर भाव दिख रहा होगा। भाव मतलब कि इसे आध्यात्मिकता लग रहा है कि कोई साधु संत टाइप में कोई मूर्ति बनी हुई, मतलब उस पर भाव दिख रहे हैं। ये बेटा देखिए पद्मासन मुद्रा है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, ये क्या है? ये पद्मासन मुद्रा है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा पिक हो जहां पे आंखें अर्ध खुली हो, आंखें अगर अर्ध खुली हो तो वो क्या हो गया? वो भी एक आध्यात्मिक मुद्रा को दिखाता है। त्रिभंग पोस्चर जो होता है, ये देखिए ये त्रिभंग पोस्चर है। त्रिभंग पोस्चर में 3 स्टेप ब्लेंड होता है, 3 जगह पे वो ब्लेंड दिखेगा। या ये जो मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल है, ये त्रिभंग पोस्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। या इस मूर्ति में देखिए त्रिभंग पोस्चर है, या इसमें भी त्रिभंग पोस्चर है। एक त्रिभंग तो 3 जगह से बॉडी क्या है, बॉडी जो है वो इंक्लाइंड है। एक यहां घुटने पे दिखेगा कि हल्का सा घुटने पे ऐसे उभार दिखेगा। दूसरा ये कमर पे देखिए, पहला उभार यहां पे है, दूसरा यहां पे है, कमर पे है। और तीसरा ये जस्ट लाइक क्या है, ये त्रिभंग पोस्चर है। अब देखिए ये नए नए प्रकट हुए हैं। जो एक कहावत है बेटा, नहीं सारा रामायण खत्म हो गया तो पूछा जाता है कि देवी सीता कौन थी। इनका कमेंट आया कि सर डिफरेंस भी पूछ सकता है क्या? जो चलिए जो है, और कुछ डाउट है तो बोलिए, दिखा देता हूं। और बेटा कहीं पे कोई डाउट है? जूम करके अपने मोबाइल में रात में देखते रहिएगा, समझ रहे हैं? हाँ, त्रिभंग पोस्चर डांसिंग स्टाइल एक तरीके से ही है। क्लासिकल डांस आपको पढ़ना है ना, तो क्लासिकल डांस में भी आप ये देखेंगे। चलिए बच्चों, तो ये कहानी खत्म हुआ। अब हेडिंग दीजिए मौर्योत्तर कालीन। अब अगला हेडिंग दीजिए मौर्योत्तर कालीन बुद्ध की मूर्तियों के, मौर्योत्तर कालीन बुद्ध की मूर्तियों के विविध रूप। मौर्योत्तर कालीन बुद्ध की मूर्तियों के विविध रूप।
डैश देकर के बोधिसत्व, डैश देकर के बेटा बोधिसत्व। ये कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया है। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो अवस्था है। बोधिसत्व का मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की अवस्था। अब ये समझ में आ गया कि पिछले जन्म में वो किस किस उसमें थे, तो उसी को लिखना। लिखिए वज्रपाणी। पहला जो बोधिसत्व का पहला रूप है वो बेटा वज्रपाणी है। वज्रपाणी में डैश देकर के लिखिए, वज्र को धारण करते हुए। वज्र हथियार होता है ना, वज्र को धारण करते हुए। अगला है बेटा चक्रपाणी। चक्रपाणी डैश देकर के लिखिए, चक्र को धारण करते हुए। चक्र को धारण करते हुए। यही वाला अगला जो लिखने जा रहे हैं, यही 2016 में शायद पूछा गया था, पद्मपाणी। पद्म पाणी। ये बेटा एनसीईआरटी क्लास 11 पे एक पूरे पेज में फिगर बनाया हुआ है। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया और एनसीईआरटी में दिया है। बाकी कोई राइटर जो है, जब ये पूछा गया था तब तक इस फिगर को नहीं दिए, तो उसके बाद वाले में नया नया एडिशन आता है ना, ऐड कर देते हैं। पद्मपाणी पे डैश देकर के लिखिए, कमल को धारण करते हुए। महात्मा बुद्ध कमल को धारण करते हुए। अगला जो है रत्नपाणी। रत्नपाणी डैश देकर के लिखिए, रत्न को धारण करते हुए। अगला है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर डैश देकर के लिखिए, जल को धारण करते हुए। जल को धारण किए हुए। जल को धारण करते हुए। नेक्स्ट है बेटा मैत्रेय। ये भी आईएएस में पूछा गया है। मैत्रेय महात्मा बुद्ध का भावी जन्म। महात्मा बुद्ध का भावी, जो अगला इनका अवतार होगा, पृथ्वी पे एक बार फिर से ये आएंगे, तो किस रूप में आएंगे? तो बौद्ध धर्म मानता है कि ये मैत्रेय रूप में आएंगे। इनका जो भावी जन्म होगा वो है। अगला बेटा हेडिंग दे दीजिए, हाँ भविष्य के बुद्ध, बहुत बढ़िया। अगला बेटा हेडिंग देना है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न मुद्राएं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न मुद्राएं। वेरियस पोस्चर एसोसिएटेड टू बुद्धाज लाइफ। लिखिए अभय मुद्रा। अभय मुद्रा।
भय रहित, डैश देकर के भय रहित मतलब फियरलेस पोस्चर, भय रहित मुद्रा। नेक्स्ट लिखिए ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा लिखिए एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर ध्यान मग्न मुद्रा, ध्यान मग्न मुद्रा। अगला है बेटा भूमि स्पर्श मुद्रा, यह भी पूछा गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा लिखिए महात्मा बुद्ध भूमि को स्पर्श करके, मैंने रेशमा बेटा आपका देख लिया, क्लास के बीच में इग्नोर कर देते हैं कि वो, अब आपकी जो रेशमा मैंने देख लिया इसकी वजह से हजारों बच्चों का ध्यान भटका, ये सब क्लास में नहीं करना है, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा, महात्मा बुद्ध भूमि को स्पर्श करके, महात्मा बुद्ध भूमि को स्पर्श करके अपने ज्ञान प्राप्ति को पृथ्वी को साक्षी मानते हुए, पृथ्वी को साक्षी मानते हुए संदेश देना, संदेश देना। मतलब जो कहा जाता है ना कि एक बार कहा गया बेटा ना कुल्हड़ वाली चाय क्यों पीना चाहिए, हर दृष्टिकोण के लोगों का अलग अलग जवाब है। किसी का जवाब था भाई ने कि कुल्हड़ में चाय इसलिए, कुल्हड़ वाली चाय इसलिए पीना चाहिए कि अपनी देश की मिट्टी को एक बार अपने ओठों से चूमने का मौका मिलता है। भाई अपनी मातृभूमि है ना, अपनी मातृभूमि के प्रति जो कुल्हड़ की चाय है, तो अपनी देश की मिट्टी को चूमने का मौका मिलता है। तो महात्मा बुद्ध भूमि स्पर्श मतलब पृथ्वी मां को स्पर्श करके क्या कह रहे हैं, पृथ्वी मां को साक्षी मान के अपने ज्ञान प्राप्ति का संदेश दे रहे हैं। अगला बेटा लिखिए धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा लिखिए महात्मा बुद्ध सारनाथ, महात्मा बुद्ध सारनाथ, सारनाथ को ऋषि पत्तन कहते थे उस जमाने में, ब्रैकेट में ऋषि पत्तन। महात्मा बुद्ध सारनाथ ब्रैकेट में ऋषि पत्तन में ज्ञान प्राप्ति, ऋषि पत्तन में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश देते हुए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश देते हुए अगला बेटा हेडिंग दे दीजिए मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य स्तंभ कला। मौर्योत्तर कालीन स्तंभ कला पहले भी शायद मैंने बताया था, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किससे जुड़ा हुआ है,
हेलियोडोरस जो इंडो ग्रीक शासक हैं, ये बेस नगर बेटा कहां पे है? तो बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश में है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो स्तंभ कला का उदाहरण है, तो लिखिए मौर्योत्तर काल में हेलियोडोरस का, मौर्योत्तर काल में हेलियोडोरस का प्रस्तर स्तंभ लेख, प्रस्तर स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा के, मौर्योत्तर काल में हेलियोडोरस का प्रस्तर स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के विदिशा के, मध्य प्रदेश के विदिशा के बेस नगर से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के विदिशा के बेस नगर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट लिखिए हेलियोडोरस सुंग वंश के शासक, हेलियोडोरस सुंग वंश के शासक भागभद्र, सुंग वंश के शासक भागभद्र की राज्यसभा में, सुंग वंश के शासक भागभद्र की राज्यसभा में यूनानी राजदूत के रूप में आए थे, यूनानी राजदूत के रूप में आए थे। नेक्स्ट लिखिए यह पाषाण स्तंभ, यह पाषाण स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा यूनानी राजदूत के द्वारा, तथा यूनानी राजदूत के द्वारा भागवत धर्म अपनाए जाने का, तथा यूनानी राजदूत के द्वारा भागवत धर्म अपनाए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगला हेडिंग बच्चों दे दीजिए मौर्योत्तर कालीन गुफा स्थापत्य कला, मौर्योत्तर कालीन गुफा स्थापत्य कला। मौर्य काल में आप लोगों ने देखा था ना कि बिहार के बराबर में मिला था, बिहार के गया जिला का जो बराबर पहाड़ी है वहां पे कर्ण चौपड़ था, विश्व झोपड़ी था, लोमस ऋषि था, सुदामा गुफा था। तो इस समय में भी कुछ गुफाएं मिलती हैं, उस पे लिख लीजिए, लिखिए मौर्य काल की तरह ही, मौर्य काल की तरह ही मौर्योत्तर काल तक आते आते, मौर्योत्तर काल तक आते आते गुफा, गुफा स्थापत्य कला, गुफा स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए
इस काल में गुफा स्थापत्य के रूप में, इस काल में गुफा स्थापत्य के रूप में चैत्य, गुफा स्थापत्य के रूप में चैत्य ब्रैकेट में बौद्ध पूजा गृह, चैत्य ब्रैकेट में बौद्ध पूजा गृह और बिहार, चैत्य ब्रैकेट में बौद्ध पूजा गृह और बिहार ब्रैकेट में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। यह भी बेटा आईएएस में पूछा गया है, चैत्य और बिहार। तो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। अभिनव तो पिक दिखा देता हूं। बिहार जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, मतलब सोना, रहना, खाना, निवास स्थल। तो इस काल में गुफा स्थापत्य के रूप में चैत्य और बिहार प्रमुख उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण हैं। फुल स्टॉप। पूर्वी भारत में प्रमुख गुफा के रूप में, पूर्वी भारत में प्रमुख गुफा के रूप में उड़ीसा में रानी गुफा, पूर्वी भारत में प्रमुख गुफा के रूप में उड़ीसा में रानी गुफा, हाथी गुफा, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा या गुफा, हाथी गुम्फा, कौमा गणेश गुफा, गणेश गुफा, उदयगिरी पहाड़ी में स्थित प्रमुख गुफाएं हैं, उदयगिरी पहाड़ी में स्थित प्रमुख गुफाएं हैं। अंतिम पॉइंट बेटा मौर्योत्तर काल का। इसी प्रकार पश्चिम भारत में, इसी प्रकार पश्चिम भारत में कार्ले गुफा, कार्ले मैं लिख दे रहा हूं, कार्ले गुफा, ल पे र की मात्रा, कार्ले गुफा, कौमा जुन्नार, जुन्नार, और पित्तल खोड़ा, और पित्तल खोरा महाराष्ट्र की प्रमुख गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख गुफाएं हैं। चलिए बेटा, तो मौर्योत्तर काल की कहानी जो है समाप्त हुआ। चैत्य और बिहार जो है उसका एक पिक मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये चैत्य का उदाहरण है। यहां पे जो दिख रहा है ये चैत्य का उदाहरण है। चैत्य में एक प्रवेश द्वार होगा। अगर मुंबई कभी जाना हुआ ना, मुंबई अगर जाते हैं तो कन्हेरी की गुफाएं हैं। ना तो लिख लीजिए, जो अभी लास्ट पॉइंट लिखे, कन्हेरी की गुफाएं। वैसे ये मौर्योत्तर काल से नहीं है, इसको रहने दे। कन्हेरी की गुफा जो है मुंबई में एक जगह बोरीवली पड़ता है। बोरीवली में संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क में जाएंगे बेटा तो कुछ टिकट के अमाउंट है, बस आपको लेकर के जाती है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो कन्हेरी की गुफा आपको मिलेगी। तो इन पहाड़ों को काट करके ये पूजागृह, चैत्य, ये चैत्य पूजागृह है। तो जब प्रवेश करेंगे तो आगे देखिए ये रचना दिख रहा है, यही जो है सबसे पवित्र स्थल है। इसी की पूजा, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं तो एक प्रतिमा गर्भगृह होता है ना,
उस गर्भगृह में जाएंगे तो मुख्य भगवान की मूर्ति होगी। तो यही इनका पूजा का स्थल है। तो जा करके और इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर, मान लीजिए ऐसे ये रचना दिख रहा है, तो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर मारने के लिए भी बना हुआ है। बगल में बेटा ये सारे कई सारे स्तंभ दिख रहे हैं, और स्तंभ के इधर भी देखेंगे ना कि इधर भी बैठने के लिए जगह है, इस स्तंभ के इधर भी जगह है। जैसे जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, वैसे ही ये इनका चैत्य है भाई, पूजा स्थल है। बैठ करके कुछ देर ध्यान लगाना, महात्मा बुद्ध को ध्यान लगाना। तो ये चैम्बर है, ये वेरियस जो है चैम्बर है। तो यहां पे बैठ करके क्या है, जो भी जितना देर ध्यान लगाना है वहां पे लगाइए। इसी चैत्य के ही आसपास में बिहार बने होते थे। तो बिहार का बेटा कोई निश्चित योजना नहीं होता है, बिहार बस केवल सोने के लिए है। तो वो पत्थर का सोने के लिए जो सैन कक्ष टाइप में होता है, तो उस जमाने में होटल नहीं होते थे, व्यापारी भी जाते थे। तो उन्हीं बिहारों में अगर चलते चलते अंधेरा होने लगा भाई, तो आसपास का जो बिहार होता था उस बिहार में जो है विश्राम करते थे। अब बेटा बताइए, सारी कहानी खत्म हो गई। अब कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, क्या सीन है, वो सीन तो आपको दिखेगा ही। अब बेटा मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया, मौर्योत्तर काल की कला समाप्त हो गया। कल हम लोग मंदिर स्थापत्य कला करेंगे। मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग गुप्त और गुप्तोत्तर काल को देखा जाएगा। अब नया टॉपिक बेटा शुरू भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी भूमिका बनाने में ही समय निकल जाएगा। क्योंकि कला और स्थापत्य है तो इसका रिवीजन बड़े अच्छे से मारते चलिएगा। अगर एक बार रट्टा भी मारने के मूड में आकर के इसको रात में 2 घंटा 2.5 घंटा अगर रिवीजन कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का पूरा मौर्योत्तर काल एक रनिंग मेमोरी में आ जाएगा। अब बेटा याद नहीं हो पा रहा है तो राम नाम जपिए, जो है क्या करेंगे, याद करवाने का कोई टॉनिक तो आता नहीं है। वही देखिए, जो जुझारू बच्चे हैं उनको मजा आया, जिनका दिमाग कहीं दूसरे जगह पे रहेगा उनको याद नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, जो है कल हम लोग मिला जाएगा और गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य कला को देखा जाएगा। उसमें मंदिर निर्माण की नागर शैली है, द्राविड़ शैली है और बेसर शैली है। थोड़ा बहुत अगर आप गूगल कर लेंगे नागर द्राविड़ बेसर शैली, तो हम लोग उस पर बड़े अच्छे से थोड़ा कल कुछ मैप ऑफ ड्रा किया, मैप नहीं कुछ सिंबॉलिक पिक ड्रॉ किया जाएगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए बच्चों, तो आज का साथ यहीं तक, मिलते हैं कल हम लोग फिर से इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।